आज हम थोड़ा सा कोर्स का ओवरव्यू भी देख लेते हैं कि किस हद तक हमारा कोर्स कवर हो चुका है। सबसे पहले जो है वो हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े, ये सारे मिड से पहले पढ़े थे। फाइल डेटाबेस अप्रोच को, डाटा का आर्किटेक्चर, 3 लेवल स्कीमा, डाटा इंडिपेंडेंसी, सारे टॉपिक जो हैं, डोमेन, टुपल, स्कीमाज, रिलेशनल अलजेब्रा, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रिलेशनल अलजेब्रा, उसमें सिलेक्शन, प्रोडक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइंस वगैरह जो हैं, ये हमारे आफ्टर मिड का कोर्स है। नॉर्मलाइजेशन और डिपेंडेंसीज वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, ईआर मॉडल भी पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद रिलेशनशिप और ईआर डायग्राम वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो मेन रिलेशनल अलजेब्रा है और उसी के सब टॉपिक्स, और अब सीक्वल, सीक्वल के सब टॉपिक, और फिर सीक्वल के सब टॉपिक कौन से हैं? पहले स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। फिर उसके अंदर हमने क्यूरीज को, सब क्यूरीज को, ज्वाइंस को, ग्रुपिंग, एग्रीगेशन वगैरह को सीक्वल में देखना है। और फिर हमारे ये 3 टॉपिक जो हैं वो रह जाएंगे कि कंकरेंसी कंट्रोल कैसे होती है, बैकअप एंड रिकवरी कैसे की जाती है, इंडेक्सेस क्या हैं, और नो सीक्वल सिस्टम क्या होता है। यानी ये 2-3 टॉपिक ही हमारे रह गए हैं। मेजर जो टॉपिक है वो सीक्वल वाला है, ये हमारा हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक एक दो दिन के लेक्चर हैं सारे। ठीक है, तो आज से हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वल यानी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में हमने इसमें क्या देखेंगे, ये आपकी उसी बुक में से है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है, उसके जो हैं उसके यानी फीचर्स क्या हैं, फिर बेसिक स्टेटमेंट क्या होती हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, और सीक्वल में ऑपरेशंस कौन कौन से, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, फिर ज्वाइन क्या होता है, ये सारे हमने देखने हैं। फिर सब क्यूरीज क्या हैं, कोरिलेटेड सब क्यूरीज क्या हैं, डाटा डेफिनेशन और डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज को, कंस्ट्रेंट्स को देखना है, डीएमएल को देखना है, और व्यूज वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं। ये सारा हमारा चैप्टर नंबर 8 का हिस्सा है, चैप्टर नंबर 8 आईटी सीरीज की बुक में से। ठीक है, सबसे पहले देख लो व्हाट इज सीक्वल, यानी जिसको हम कहते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज that is used to that is used to create queries is called structure query language। यानी ये इसका क्यूरी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, उसको क्यूरी का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसको हम कहते हैं सीक्वल। ये कोई फुल फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स के साथ या खास किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके साथ मिलके ये काम करती है। डाटा इसके में गिवन होता है, तो और क्यूरीज के जरिए हम मुख्तलिफ तरह का डाटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जो हमने रिलेशनल अलजेब्रा में भी देखा कि बेस वो प्रोवाइड करती है और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो कंप्लीट लैंग्वेज नहीं होती, तो उसके लिए वो बेस, उसके बेस प्रोवाइड करने के लिए रिलेशनल अलजेब्रा का यूज किया जाता है। उसमें सिंबल्स होते हैं, इसको उसी को क्यूरीज के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। बेसिकली इसके 2 हिस्से होते हैं, एक डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है और डाटा मैनिपुलेशन। यूँ समझ लो ये इसकी सब जो है वो टाइप्स हैं, डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन। ठीक है, आईबीएम ने इसको बनाया, एनसी स्टैंडर्ड के मुताबिक इसको बनाया। सीक्वल 3 जो है वो एग्जिस्ट करती है, सीक्वल 92 स्टैंडर्ड था। फिर इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं? एमएस एक्सेस में भी यूज़ होती है, DB2 एमएस सीक्वल सर्वर में यूज़ होती है, ओरेकल में यूज़ होती है, माई सीक्वल में यूज़ होती है। बहुत सारे ऐसे डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं या DBMS हैं जिनके अंदर ये सीक्वल जो है उसका हिस्सा होती है। ठीक है, सीक्वल के फीचर्स क्या हैं? एक तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स पे मुश्तमिल है। उसके अलावा नॉन प्रोसीजरल है, इसमें ये चीज़ नहीं बतानी पड़ती कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से, जस्ट हमने क्यूरी करनी है और उसने रिजल्ट हमें शो करा देना है। केस सेंसिटिव नहीं होती। ठीक है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को सिंगल टाइम में प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। इसमें टेबल्स को, मल्टीपल टेबल्स को भी एट द सेम टाइम ही उसको प्रोसेस करके उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके निकाल के दिखाती है। ठीक है, DBA यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इसको यूज़ करते हैं, एंड जो कुछ टाइप के एंड यूज़र जो हैं वो भी क्यूरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड डाटा निकालने के लिए यानी क्यूरी करने के लिए यूज़ होती है। डाटा को टेबल के अंदर रोज़ को अपडेट करने, इंसर्ट करने, डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। और उसके अलावा डाटाबेस के ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल हो गए, कॉलम हो गए, रोज़ हो गई,
उनको क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा डाटा की एक्सेस वगैरह के लिए और डाटा को कंसिस्टेंसी रखने के लिए भी इसके अंदर क्यूरीज या कमांड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, इसमें ये एज अ डाटा के तौर पे क्या लेती है, ये लेती है टेबल्स, और टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से एग्जांपल्स में इन 3 टेबल्स को यूज़ करेंगे। एक एम्प्लॉय का टेबल, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, और एक सेल ग्रेड का टेबल है। एम्प्लॉय का टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, एमजीआर है, हायर डेट है, सैलरी है, काम है, और डिपार्टमेंट नंबर है। डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, लोकेशन है। तो सेल ग्रेड में ग्रेड, लो सैलरी एंड हाई सैलरी। ठीक है, सैंपल डाटा क्या होगा? ये डिपार्टमेंट का डाटा है। ठीक है, ये एम्प्लॉय का डाटा है, और ये सेल ग्रेड का डाटा है। ठीक है, बेसिक सीक्वल स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं? कॉलम वाइज यूज सिलेक्टेड डाटा फ्रॉम टेबल। टेबल में से डाटा को सिलेक्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट यूज होती है उसको कहते हैं सिलेक्ट। उसके लिए सिंटैक्स क्या होता है? सिलेक्ट लिखा जाता है, फिर कॉलम नेम, अगर एक से ज़्यादा कॉलम है तो कॉमा डाल के कॉलम के नेम डाले जाएंगे, और आखिर में दरमियान में कीवर्ड यूज होगा फ्रॉम का, और फिर टेबल नेम यूज होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम देखने हैं एम्प्लॉय के टेबल में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? सिलेक्ट करूंगी एम्प्लॉय नंबर, एग्जैक्ट वही जो नेम है कॉलम का वो, और साथ में एम्प्लॉय कॉमा डाल के एम्प्लॉय नेम, और फ्रॉम का वर्ड यूज करूंगी, और टेबल का नाम क्या है? ईएमपी है तो ईएमपी डालूंगी। ठीक है, मल्टीपल कॉलम्स, या ये देखो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करने का उसने तरीका भी बता दिया है, ये उसके रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा सिलेक्ट के साथ आप डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो। डिस्टिंक्ट में ये होगा, जो डुप्लीकेट रोज आ रही होंगी, ऐसी रोज जो कुछ ज्यादा रिपीट होके आ रही हैं, उनको वो निकाल देगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट डाटा जो है वो शो करेगा। जैसे डिपार्टमेंट है, राइट एक्यूरेट डिस्प्ले आर डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर को एम्प्लॉय के टेबल में जितने भी डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर हैं वो शो कर दे, तो क्या करोगे? सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट यूज करोगे, और जिस कॉलम को हमने डिस्टिंक्ट करना है उसका नाम लिख दोगे, तो ये इस तरीके से शो कर देगा। मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई करना है, जैसे डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर और जॉब, कि डिपार्टमेंट नंबर चाहे सेम हो जाए लेकिन जॉब डिफरेंट हो, जॉब सेम हो तो डिपार्टमेंट नंबर डिफरेंट हो, तो वो लेकिन उनका रिपीटेशन में ना आए, तो उसके लिए आप इस तरह डिस्टिंक्ट यूज करके आगे दोनों कॉलम के नेम जो है वो यूज कर लो। ठीक है, उसके बाद वेयर क्लॉज यूज होता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट है और वेयर क्लॉज है। वेयर में आप कंडीशन जहाँ पे देनी हो, टेबल में से कंडीशनल डाटा उठाना हो, कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करना हो, उस वहाँ पे आप वेयर का क्लॉज जो है वो यूज करते हो। वेयर का क्लॉज किस लिए यूज करता है? यूज किया जाता है, फ्रॉम के बाद ही वेयर को यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ क्लर्क्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यानी जॉब क्या होनी चाहिए? क्लर्क्स होनी चाहिए, और कौन से टेबल में से? एम्प्लॉय के टेबल में से। सिलेक्ट करूंगी स्टेरिक, स्टेरिक से मुराद ये है तमाम कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर ले, कहाँ से? एम्प्लॉय के टेबल में से। उसके देखो फ्रॉम के बाद ही यूज हो रहा है, यानी इस टेबल नेम के बाद ही यूज हो रहा है, उसमें से इस टेबल में से क्या चूज करे कि जिनकी जॉब जो है यानी एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू होनी चाहिए क्लर्क के। ठीक है, सिंगल कोटेशन में इसको यूज करोगे। टेक्स्ट जो वैल्यू होगी, अगर नंबर होगा तो उसके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट की वैल्यू जैसे क्लर्क है तो क्लर्क को यूज कर लोगे। तो यहाँ पे ये जितनी भी क्लर्क जॉब वाले हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका रिकॉर्ड उसने शो कर दिया है। ठीक है, कोड्स का इस्तेमाल उसने बता दिया है। ऑर्डर बाय क्लॉज, अगर चाहते हो रोज जो है वो सॉर्ट होके यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, तो उसके लिए ऑर्डर बाय का क्लॉज जो है वो यूज करते हो। ठीक है, ऑर्डर बाय का क्लॉज जो है सबसे आखिर में होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगर वेयर का क्लॉज यूज किया हुआ है तो वो कर कुर के सबसे आखिर में ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज करोगे। जैसे राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय टेबल इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू नेम, नेम के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टेरिक करोगे, यानी सिलेक्ट करेगा तमाम एट्रीब्यूट्स को एम्प्लॉय के टेबल में से, और ऑर्डर बाय होना चाहिए एम्प्लॉय नेम, नेम का जो नाम है वो है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, वैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो डी सी लिखो, सी एस एस सी लिखोगे, सॉरी। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो उसके लिए बाकायदा आपको मेंशन करना पड़ेगा आखिर में कि डिसेंडिंग करना है या असेंडिंग करना है। ठीक है, ऑर्डर बाय मैनी कॉलम को अरेंजमेंट करनी हो तो उसके लिए आप क्या करोगे?
डिस्प्ले नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर। इस तरह की स्टेटमेंट आप लोगों को एग्जाम्स में गिवन होंगी और आप लोगों ने इस तरह का आंसर जो है वो देना होगा। अगर वो कहेगा कि रिजल्ट भी शो कराओ तो आपको रिजल्ट भी शो कराना पड़ेगा। अगर वो नहीं कहता 3 नंबर की है, 2 नंबर की क्यूरी है, तो आप लोगों को रिजल्ट शो कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सैलरी के डिपार्टमेंट नंबर वाइज और फिर डिसेंडिंग सैलरी वाइज। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर, पहले डिपार्टमेंट नंबर करो, फिर सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट नंबर पहले निकाल के फिर उसके बाद सैलरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। अब उसके अलावा कोई कैलकुलेशंस वगैरह यूज़ करनी हो, समटाइम हमें एनुअल की सैलरी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आती है किसी भी टेबल के अंदर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेबल को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनुअल सैलरी मिल जाएगी। यानी ऐसे ही होता है ना, सैलरी महीने की हो तो 12 महीनों में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको 12 महीने की सैलरी शो हो जाएगी। तो उसके लिए बजाय इसके आप कोई नया टेबल क्रिएट करो या एट्रीब्यूट डालो जिसमें उसकी एनुअल सैलरी डालो, उसको उसी टाइम पे कैलकुलेट कर लो क्यूरी के ज़रिए। तो फिर उसके लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वहीं पे ही। अब जैसे मैंने उसने कहा कि साल की सैलरी उसको बताए, तो एम्प्लॉय नेम सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो उस एनुअल सैलरी आ जाएगी, कॉम का आ जाएगा और एम्प्लॉय के टेबल में से ये सैलरी उसकी उसने उसी टाइम में कैलकुलेट करके बता दी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसमें सेम वैसे ही होता है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है कि पहले कौन से मल्टी ऑपरेटर जो है वो सॉल्व होगा, फिर कौन सा होगा, सेम वही उसका है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर को भी यूज़ किया जा सकता है। वेयर क्लॉज के अंदर हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ देख लिया। उसके अलावा हम सैलरीज को ये लेस देन करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं, नॉट इक्वल करना चाह रहे हैं, तो उसको भी एज अ यूज़ कर सकते हैं। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले आल डिपार्टमेंट नेम विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। जिन डिपार्टमेंट का नंबर जो है वो 20 से ग्रेटर होगा वही शो करा दे। तो डिपार्टमेंट नंबर जो है 20 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे उसने रिजल्ट के तौर पे शो कर दिया। एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ कंपेयर करना हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। राइट अ क्यूरी टू दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज हुज कमीशन इज ग्रेटर देन देयर सैलरी। जिनका कमीशन सैलरी से ग्रेटर हो तो कंडीशन क्या लगाओगे, कमीशन इज ग्रेटर देन सैलरी, तो उन्हीं का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह एंड और नॉट का यूज भी कर सकते हो, जैसे लैंग्वेजेस में यूज करते हो सेम इसमें इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें वेयर क्लॉज के बाद आप सारी हर तरह की कंडीशन जो है वो यूज कर सकते हो। इसकी एग्जांपल देखो, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज whose are either clerks or employees who earn between 1000 and 2000। तमाम क्लर्क्स और ऑल एम्प्लॉयज़ को उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यानी सैलरी बिटवीन हो 1000 एंड 2000 के और जॉब इज इक्वल टू होनी चाहिए क्लर्क। तो वो सारे क्लर्क पहले इन दो सैलरी तो लाजिम बात है इसकी रेंज में होनी चाहिए। क्लर्क, हाँ क्लर्क भी की भी शो कराई जा सकती है, बाकी एम्प्लॉयज़ की भी, तो इसलिए और का इस्तेमाल किया। ठीक है, इसी तरह और का आपको पता है कि जहाँ पे कंडीशन कोई एक भी ट्रू हो तो वहाँ पे ट्रू लाना हो तो उसके लिए और का इस्तेमाल करते हो एंड में। बिटवीन एंड जो है ये भी ऑपरेटर जो है वो एक खास किस्म की रेंज के अंदर वैल्यू, जैसे 1000 से 2000 के दरमियान में जो हो उसके लिए बिटवीन एंड ऑपरेटर जो है वो यानी बिटवीन ये रेंज के लिए यूज किया जाता है कि बिटवीन, नॉट बिटवीन एंड। ठीक है, तो इनको इकट्ठा यूज किया जाता है। इन ऑपरेटर होता है कोई खास वैल्यू, ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट फॉर वैल्यूज इन अ स्पेसिफाइड लिस्ट। इट कैन बी यूज्ड विद एनी डाटा टाइप। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु हैव वन ऑफ 3 MGR नंबर। इन तीनों में से देखना हो MGR नंबर, तो ये इन तीनों का MGR नंबर का डाटा जो है वो शो कर देगा। जिनका MGR नंबर ये है उनका डाटा क्या कर देगा, शो कर देगा। वो चेक करेगा इनके अंदर है डाटा है तो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जॉब इन क्लर्क और एनालिस्ट हो, क्लर्क और एनालिस्ट इनमें से कोई हो तो यहाँ पे उनका रिकॉर्ड जो है शो कर देगा। उसमें 1000, 3000 और 5000 नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए मतलब ये देखो 1000, 3000 और 5000 मौजूद नहीं है ना इनमें। और लेकिन क्लर्क का डाटा जो है, एनालिस्ट मौजूद नहीं था लेकिन क्लर्क मौजूद था, उसने क्लर्क का डाटा जो है वो शो कर दिया। इसी तरह लाइक ऑपरेटर है। लाइक ऑपरेटर के खास किस्म की स्ट्रिंग को ढूंढने के लिए यूज होता है। इसमें वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल होता है। वाइल्ड कार्ड वो कैरेक्टर होते हैं, खास किस्म के सिंबल होते हैं जो कि कैरेक्टर्स वैल्यू को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक है परसेंटेज का सिंबल और एक है ये वाला।
ठीक है। ये सिंबल जो है वो सीक्वेंस ऑफ जीरोस को या मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बताता है सिंगल कैरेक्टर को। सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल लिखा कैसे जाता है, सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम लाइक पैटर्न आगे बताएंगे। मैं कहती हूँ स्टार्ट का जो है वो एस हो और आखिर में जो है वो कोई भी हो सकता है करंट नंबर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अगर मैंने इसको सर्च करना हो तो मैं एग्जैक्ट चाहती हूँ 5 डिजिट का हो, तो 5 जो है वो अंडरस्कोर यूज करूंगी तो वो 4 जो है अंडरस्कोर यूज करूंगी तो वो 4 लफ्जों का, 5 शो करूंगी तो 5 लफ्जों का जो नेम होगा जो स्ट्रिंग में मौजूद होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ पहले 2 कैरेक्टर आए और दरमियान में ए आए और आखिर में जो जितने मर्जी कैरेक्टर हों, यानी ऐसा नेम ढूंढ के दे जिसके दरमियान में ए आए, पहले 2 जो हों वो क्या हों, पहले सिर्फ शुरू में 2 कैरेक्टर हों, तीसरा कैरेक्टर ए होना चाहिए और उसके बाद जितने मर्जी कैरेक्टर जो हों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, ये ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, इधर भी ए आ रहा है, इधर भी आ रहा है, शुरू में 2 कैरेक्टर हैं बी और एल, इसमें भी सी एल और इसमें ए डी। ठीक है। और आखिर में जितने मर्जी कैरेक्टर हो। ठीक है। इज नल ऑपरेटर इज यूज टू टेस्ट नल वैल्यू, कि नल वैल्यू मौजूद है या नहीं। अगर मैंने नल वैल्यू को दो देखनी हो तो वो निकाल सकती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि नल वैल्यू शो ना कराए तो वो भी उसमें रिजल्ट में डाल सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, जो फंक्शंस हैं जो काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एवरेज फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। चूंकि ये आपका लेक्चर जो है कल भी लेक्चर नहीं हुआ था, तो ये लेक्चर जो है वो आपका इसी वीक का कंप्लीट लेक्चर है। इस लेक्चर में आप लोगों ने ये सारे जो मतलब पिछले वीक का सारा तकरीबन सिलेबस जो है वो आप लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ना है। सीक्वल तकरीबन हाफ जो है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। हाँ जी। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का वही काम है जो आप सी लैंग्वेजेस में और बाकियों में यूज करते हो, इधर भी फंक्शन आ गए हैं। फंक्शन आर यूज टू मैनिपुलेट डाटा आइटम्स, डाटा आइटम्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं। दे एक्सेप्ट वन और मोर आर्गुमेंट्स, उसी तरह फंक्शन का नेम लिखा जाता है, उसमें आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, वो आपको कैलकुलेट करके दे देता है। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जनरेट समरी वैल्यू जनरेट के लिए यूज होते हैं, जैसे सम का हो गया, काउंट का, एवरेज का, मैक्स का, मिनिमम का। ठीक है। इसमें काउंट देते हैं या कॉलम नेम देंगे या डिस्टिंक्ट कॉलम नेम देंगे या स्टैटिक देंगे। स्टैटिक देंगे तो तमाम को काउंट करेगा। ठीक है। कॉलम नेम देंगे तो उसके अंदर कॉलम जो है वो उसको करेगा, जैसे राइट द काउंट इज यूज टू काउंट ऑल रोज, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल। कॉलम जो है टोटल कॉलम को बताना है कि एम्प्लॉय में कितने कॉलम हैं, तो 5 कॉलम है उसने बता दिया। आपने कॉलम नेम की वैल्यू काउंट करनी है, तो यानी द काउंट कॉलम नेम इज यूज टू काउंट द वैल्यू इन द कॉलम, कॉलम किसी खास कॉलम के अंदर वैल्यूज फाइंड करनी हो, जैसे एक कॉलम है एम्प्लॉय आईडी का, उसमें 10 एम्प्लॉयज के नंबर हैं, तो आप लिखोगे एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम काउंट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो उसमें से जितने रिकॉर्ड्स होंगे उसको शो कर देगा। डिस्टिंक्ट कॉलम होंगे, आप कहते हो रिपीट होके ना आए, डिस्टिंक्ट कॉलम हो तो वो शो कर देगा। एवरेज फंक्शन क्या करता है, एवरेज निकालता है। एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की एवरेज वैल्यूज जो है वो शो कर देगा। जैसे सैलरी का मैंने देखना है कि एवरेज सैलरी कितनी है, तो वो शो कर देगा। ठीक है। कैलकुलेट करके सम जो है टोटल जो सैलरी है क्लर्क्स की वो सम करके शो कर देगा। मैक्सिमम किसकी कितनी है वो शो कर देगा, मिनिमम कितनी है वो शो कर देगा। सिर्फ कॉलम के नेम डालते जाओगे वो शो तक बढ़ता जाएगा। ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है, यूज टू डिवाइड द रोज इन अ टेबल इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, रोज को स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय जॉब, जॉब वाइज एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर दे, तो वो जॉब जो जो जॉब्स होंगी उनके ग्रुप बनाएगा। जॉब फॉर क्लर्क की है तो क्लर्क की एवरेज सैलरी, इसी तरह अगर कोई एनालिस्ट की है एनालिस्ट की सैलरी, इसी तरह वो सबकी जितनी भी जॉब्स डिफरेंट जॉब्स टाइप्स होंगी उनकी एवरेज सैलरी उसने कैलकुलेट करके यहाँ पे शो कर दी। ठीक है। मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी दोनों शो करनी है, वो करेंगे। एक्सक्लूडिंग रोज इन अ ग्रुप बाय, ग्रुप में किसी रो को एक्सक्लूड करना हो तो वो भी किया जा सकता है। यानी मैं कहती हूँ मैनेजर का वो जो है वो ग्रुप ना बनाए जॉब का, तो वो मैनेजर का ग्रुप नहीं बनाएगा। एनालिस्ट, क्लर्क, प्रेसिडेंट, सेल्समैन का तो बनाया लेकिन उसने मैनेजर के शो नहीं कराया। ग्रुप्स को विद इन ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं।
तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, हाँ जी, डिपार्टमेंट नंबर के ग्रुप बनाए, फिर उसने उनकी जॉब वाइज ग्रुप बनाया और फिर एवरेज सैलरी जो है उनकी शो की। हैविंग क्लॉज में देखेंगे कि फलाना वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, हाँ, हैविंग क्लॉज को एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रोज आफ्टर ग्रुपिंग देम। ग्रुप करने के बाद रोज को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने हो उसको किया जाता है। ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो बनाया जाता है कि 3 से ज्यादा का ग्रुप ना हो, तो 3 से कम के ही काउंट करे, तो वो इस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज और ग्रुप वाइज भी ऑर्डरिंग भी की जा सकती है। वेयर के बाद ग्रुप आएगा, ग्रुप बाय के बाद हैविंग आएगा, हैविंग के बाद जो है इस तरीके से वो शो करेगा। ज्वाइनिंग हमारी है। ज्वाइनिंग को इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। इसके बाद हम हाँ जी, सब क्यूरीज की बात कर लेते हैं। नहीं, सब क्यूरीज ये सारी हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखते हैं इसके बाद डीडीएल को। हाँ, डीडीएल और मॉडिफिकेशन को देख लेते हैं। डीडीएल क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, उनकी डाटा टाइप वगैरह बनाने के लिए, यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप जो टेबल क्रिएट करने के लिए जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में स्ट्रक्चर चेंज होता है, टेबल चेंज किए जा सकते हैं, टेबल को क्रिएट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, कॉलम को ड्रॉप किया जा सकता है, डाटा टाइप चेंज की जा सकती है, या डाटा टाइप नई असाइन की जा सकती है। तो यानी इसके अंदर स्ट्रक्चर, वो तो डाटा के ऊपर था ना ऑपरेशन, कि वो डाटा उसमें से सिर्फ निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज होता है। जबकि ये जो डीडीएल है, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट न्यू टेबल। नया टेबल क्रिएट करना हो तो क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट यूज करते हैं। कैसे ही करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम देंगे, उसके बाद कॉलम नेम, उसकी डाटा टाइप, दूसरा कॉलम नेम, उसकी डाटा टाइप, तीसरा कॉलम नेम, उसकी डाटा टाइप, इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। क्रिएट टेबल क्रिएट करना है एम्प्लॉय के नाम का, उसमें एम्प्लॉय नंबर नंबर हो, एम्प्लॉय नेम वेरिएबल कैरेक्टर हो, जॉब जो है वेरिएबल कैरेक्टर हो, एमजीआर जो है नंबर होना चाहिए, सैलरी उसकी नंबर होनी चाहिए, कमीशन जो है नंबर होना चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर जो है वो भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए वो आप यूज करोगे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग टेबल में कोई चेंज करना हो तो आल्टर टेबल का यूज करोगे। ठीक है, आल्टर टेबल में जैसे राइट अ क्वेरी ड्रॉप ई नेम, उसमें आल्टर टेबल करना है, यानी टेबल पहले से बना हुआ है, उसमें से आपने ड्रॉप करना है किसी खास कॉलम को, तो वो कॉलम का नेम जो है वो लिख के इस तरीके से ड्रॉप कर दो। अल्टर टेबल एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें से ड्रॉप करना हो यानी खत्म करना हो, तो वो कॉलम को ड्रॉप कॉलम जो है वो कौन सा होगा, एम्प्लॉय नेम का। इसी तरह आपने मॉडिफाई करना हो, कैरेक्टर सिटी को कैरेक्टर में डालना है, 25 कैरेक्टर का सिटी वर्ड होना चाहिए, तो वो यूज करोगे। डिलीट करना हो तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम डालोगे बस। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रंकेट टेबल, डिलीट ऑल डाटा इन टेबल में से डाटा को डिलीट करने के लिए, यानी आप बिल्कुल ब्लैंक करना चाह रहे हो टेबल को, तो ट्रंकेट करोगे तो पिछला डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रेंट उस पर अप्लाई करना चाह रहे हो। कंस्ट्रेंट किस तरह के हैं, कॉलम लेवल के होते हैं और टेबल लेवल के कंस्ट्रेंट, कि नल वैल्यू अलाउ करनी है या नहीं करनी, वो कंस्ट्रेंट में आप डाल सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट नंबर नॉट ऑन नल होना चाहिए, एम्प्लॉय नेम नॉट नल होना चाहिए, एम्प्लॉय नंबर जो है नॉट नल होना चाहिए, यानी उसमें नल वैल्यू ना हो, उसमें खाली वैल्यू, ये कंस्ट्रेंट के लिए। उसके अलावा यूनिक होना चाहिए, की बनानी है तो यूनिक का कंस्ट्रेंट जो है वो अप्लाई करोगे। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट नंबर 5 का होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम वेरिएबल कैरेक्टर का, लोकेशन वेरिएबल कंस्ट्रेंट होना चाहिए। एनएम यू की जो है ये एक कंस्ट्रेंट है जो यूनिक की बनाता है, किसको, डिपार्टमेंट नंबर को, यानी कि प्राइमरी की बनाने के लिए ये एनएम यू की यूज होगा। प्राइमरी की भी यूज कर सकते हो, पी के, हाँ, एनएम यूनिक की, तो डिपार्टमेंट नंबर जो है वो क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, लोकेशन है, कंस्ट्रेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम जो है नेम भी यूनिक होना चाहिए, और प्राइमरी की होगी इसमें डिपार्टमेंट नंबर। फॉरेन की क्रिएट करोगे तो दोनों टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट लगाओगे, एक में पेरेंट टेबल में और एक चाइल्ड टेबल में। ठीक है, तो ये हमारा एम्प्लॉय का टेबल है। ठीक है,
एम्प्लॉय के टेबल में नंबर होगा, ये भी नॉट नल होना चाहिए, नेम भी नॉट नल होना चाहिए। और इसी तरह जो डिपार्टमेंट नंबर है वो रेफरेंस लेगा डिपार्टमेंट के टेबल से, ठीक है। यानी उसका ये यहाँ पे एज अ चाइल्ड की है, यानी इसके यहाँ पे एज अ फॉरेन की है, ये रेफरेंस कौन से टेबल में से उठा रहा है, डिपार्टमेंट के टेबल में से। और डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इसी तरह क्रिएट एम्प्लॉय नंबर नॉट नल होना चाहिए, कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फॉरेन की हो, और रेफरेंस ये उठाएगा डिपार्टमेंट नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कंस्ट्रेंट चेक करने हो तो वो चेक भी किया जा सकते हैं। कंस्ट्रेंट को ऐड या ड्रॉप भी किया जा सकता है, तो ऐड करना हो तो कंस्ट्रेंट नेम ऐड कर देंगे, ड्रॉप करना हो तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे व्यूज़ को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह होगी। आज हमने देखा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में मुख्तलिफ तरह के आपने स्टेटमेंट पढ़ी, सिलेक्ट स्टेटमेंट, फिर उसके बाद हमने उसमें मुख्तलिफ वो क्रिएट किए हैं, सीक्वल को देखा है, सीक्वल और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज को चेक किया है, और ये सारे हमने ज्वाइन से पहले पहले तक तकरीबन हमने सारा किया।